गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर 10 है ऑडिट ऑफ डिविडेंड। ऑडिट ऑफ डिविडेंड में क्या है? स्टैट्यूटरी प्रोविज़न। फर्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 123। सेक्शन 123 क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123। सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सोर्स ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड कहाँ से दिया जाएगा, उसका सोर्स क्या होगा। तो करेंट ईयर प्रॉफिट होगा। करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा करेंट ईयर का, वहाँ से डिविडेंड दे सकते हैं। या फिर प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, या तो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन देने के बाद जो बचता है उसमें से दे सकते हैं डिविडेंड, या फिर मनी प्रोवाइडेड बाय CGSG, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मनी प्रोवाइड किया गया है उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। ये सोर्स है, 3 सोर्स है डिविडेंड देने के। फिर है ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। कंपनी में ट्रांसफ़र अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, कुछ परसेंटेज वो ट्रांसफ़र कर सकता है रिजर्व में, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। सेट ऑफ प्रीवियस लॉसेस, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर unless carried over losses and depreciation not provided in earlier year are set off against profit of current year। डिविडेंड तब तक नहीं डिक्लेयर किया जाएगा जब तक कि कैरिड ओवर लॉसेस, कोई प्रीवियस ईयर का लॉसेस या डेप्रिसिएशन जो कि अगर सेटअप नहीं कर दिया गया है करेंट ईयर के प्रॉफिट से, तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। पहले प्रीवियस ईयर का कोई लॉसेस है, डेप्रिसिएशन है, उसको सेटअप किया जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा करेंट ईयर का उसमें से डिक्लेयर किया जाएगा डिविडेंड को। फिर सेक्शन 123 सब सेक्शन 2 है, डिप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 123 सब सेक्शन 2। depreciation shall be provided accordance with this section subsection। फिर क्या है? सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 एंट्रीम डिविडेंड के बारे में बोलता है। एंट्रीम डिविडेंड के बारे में क्या बोलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिक्लेयर एंट्रीम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और करेंट ईयर प्रॉफिट। कहाँ से डिक्लेयर करेगा? आउट ऑफ सरप्लस, जो भी सरप्लस है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर करेंट ईयर प्रॉफिट में। इट कैन नॉट बी हायर दैन एवरेज डिविडेंड ऑफ प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ये तीन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा नहीं होगा। पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इफ़ कंपनी हैज़ इनकर्ड लॉसेज इन करेंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डिक्लेरेशन एंट्री डिविडेंड। फिर क्या है? सेक्शन 123 सब सेक्शन 4, डिविडेंड इंक्लूडिंग एंट्रीम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन इन सेपरेट बैंक अकाउंट। जैसे ही डिक्लेयर हुआ है डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड, उसकी जैसी डिक्लेरेशन हुआ उसके विद इन 5 days एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 123 सब सेक्शन 5 कहता है डिविडेंड शैल बी पेड इन कैश ओनली, डिविडेंड सिर्फ कैश में पे किया जाएगा। सेक्शन 123 सब सेक्शन 6 कहता है company which fails to comply with section 73-74 shall not so long as failure continue declare any dividend on its equity share। फिर आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सेक्शन 124 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड क्लेम विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड claim within 30 days from date of declaration shall be transferred to unpaid dividend account within 7 days from expiry of 30 days। पहले तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा, उसके 5 days के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। डिक्लेयर होने के डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड, डिक्लेयर होने के विदिन 30 days अगर पेड नहीं किया गया तो वो 30 days बीतने के 7 days के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अगर पेड नहीं हुआ तो वो 30 दिन बीतने के बाद 7 दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ये सेक्शन 124 सब सेक्शन 1 कहता है। फिर सेक्शन 124 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? विथ 90 days फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ अनपेड डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, company shall prepare a statement containing name, address and unpaid dividend and place it on website of company and on other website as approved by CG।
विद इन 7 डेज अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के विथ 90 डेज़, जैसे ही ट्रांसफ़र किया उसके 90 डेज़ के अंदर कंपनी एक प्रिपेयर करेगा स्टेटमेंट जिसमें नाम, एड्रेस, अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो भी है प्लेस करेगा वेबसाइट पे। ये सब सारा है डिटेल, या फिर अदर कोई वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पर या फिर कोई अदर वेबसाइट पे जो कि अप्रूव किया हुआ है सीजी के द्वारा। फिर सेक्शन 124 सबसेक्शन 2 कहता है डिफ़ॉल्ट इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट एट द रेट 12%। अगर 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर नहीं ट्रांसफ़र किया है तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 12% पर एनम। 12% पर एनम है, जैसे जैसे डिले होगा पर एनम 12% चार्ज होते जाएगा इंटरेस्ट। फिर सेक्शन 124 सबसेक्शन 4 कहते हैं एनी पर्सन इंटाइटल फॉर मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू कंप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ मनी क्लेम्ड। फिर सेक्शन 124 सबसेक्शन 5 मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट रिमेनिंग अनक्लेम फॉर 7 ईयर्स शैल बी ट्रांसफर टू IEPF अकाउंट। अगर मनी जो कि अनपेड अकाउंट में 7 डेज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अगर वो रिमेन अनक्लेम्ड रहता है, अगर कोई क्लेम करने नहीं आता है 7 साल तक, तो उस 7 साल के बाद उसको इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 124 सबसेक्शन 6 कहता है all shares in respect of which dividend has not been paid for greater than equal to 7 consecutive years shall be transferred to IEPF account. All share in respect of which dividend has not been paid for greater than equal to 7 consecutive years shall be transferred to investor education and protection fund, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 124 सबसेक्शन 6 कहता है फॉर एनी नॉन कंप्लाइंस ऑफ दिस सेक्शन कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख एंड 500 फॉर ईच डे। अगर ये 7 साल के अंदर अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अनक्लेम्ड रह गया, क्लेम नहीं किया गया, तो उसको IEPF अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर ये सेक्शन अगर अप्लाई नहीं किया गया तो इसको नॉन कंप्लाइंस है तो इसका पेनल्टी लगेगा 1 लाख रुपीज़ लगेगा और 500 ईच डे लगेगा। आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख, मिनिमम 1 लाख लगेगा और 500 ईच डे लगेगा और मैक्सिमम 10 लाख तक लगेगा। एंड एवरी ऑफिसर, ये कंपनी पे लगेगा, और एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट शैल बी लायबल पेनल्टी 25,000 और 100 रुपया फॉर ईच डे आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू और मैक्सिमम 2 लाख। कंपनी पे लगेगा मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 10 लाख और 500 ईच डे। उसके बाद फिर कंपनी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे लगेगा 25,000, 100 ईच डे, 100 रुपया फॉर ईच डे और मैक्सिमम 2 लाख। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व में प्रोवाइजो टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 dividend out of reserve shall be made in the accordance with rules. Dividend can be declared only out of free reserve. डिविडेंड डिक्लेयर होगा सिर्फ फ्री और फ्री रिजर्व से ही डिक्लेयर होगा डिविडेंड। रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014। डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व इज सब्जेक्ट टू कंडीशन रेट ऑफ डिविडेंड लेस देन इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। 3 साल का एवरेज रेट निकालेंगे, वो रेट ऑफ डिविडेंड होगा जो भी डिक्लेयर किया जाएगा। अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम रिजर्व लेस दैन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अमाउंट जो भी विदड्रॉ होगा रिजर्व से उसका परसेंटेज लेस दैन इक्वल टू 10% होगा पेड अप शेयर कैपिटल के और फ्री रिजर्व्स के। बैलेंस ऑफ रिजर्व ग्रेटर दैन इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होगा। बैलेंस जो बचेगा रिजर्व में वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 15% होगा। Amount withdrawn from reserve shall be first utilized to set off the losses of current financial year. Amount withdrawn from reserve shall be first, amount withdrawn जो होगा रिजर्व से वो पहले यूटिलाइज होगा, यूटिलाइज किया जाएगा सेट ऑफ लॉस को सेट ऑफ करने के लिए करेंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में। फिर सेक्शन 125 है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड
अमाउंट कहाँ से उसमें क्रेडिट किया जाएगा, जो अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, वो कौन कौन सा अमाउंट है। अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट, अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट, डोनेशन गिवन बाय CG, SG companies or by any other institution, amount in unpaid dividend account, amount in general revenue account of CG, amount lying in IEPF under section 205C of Companies Act 1956, the interest other income received out of investment made from IEPF, the amount received under section 38 subsection 4, the application money received by companies and due for refund, mature deposit with companies, mature debenture with companies, interest accrued on amount referred to in clause H2J, sale proceeds of fraction share arising out of issue of bonus share, merger and acquisition, redemption amount of preference share remaining unpaid for greater than equal to 7 years and such other amount as prescribed. और यूटिलाइजेशन ऑफ IEPF, यूटिलाइज कैसे होगा ये अमाउंट जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में है। रिफंड ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट एंड मैच्योर डिवेंचर, अनक्लेम डिविडेंड का रिफंड में यूज़ होगा, या अगर मैच्योर डिपॉजिट हो गया कोई उसको रीपे करने में, या फिर मैच्योर डिवेंचर हो गया उसको रीपे करने में। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, इस चीज़ में यूज़ होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज अमाउंट अमॉन्ग एलिजिबल एप्लीकेशन, इसमें यूज़ होगा। रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंस इनकर्ड इन क्लास सूट्स अंडर सेक्शन 37 एंड 245, इसमें यूज़ होगा। एनी अदर पर्पस अगर कोई है इंसिडेंटल देयर टू, उसमें यूज़ होगा। फिर आगे क्या है, स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा ऑडिट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा। तो पहला एग्जामिन करेंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल, मेमोरेंडम और आर्टिकल का एग्जामिन किया जाएगा टू एसर्टेन डिविडेंड राइट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। दूसरा है कंफर्म करेंगे दैट द डिविडेंड इज मेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हैविंग रिगार्ड टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123। एज पर सेक्शन 123 डिविडेंड मेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से दिया गया है कि नहीं। If the dividend is made out of reserve, examine the compliance of condition as set out of the rules. Fourth, इंस्पेक्ट करेंगे शेयर होल्डर्स का मिनट्स बुक्स करेंगे टू वेरीफाई अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर, कितना अमाउंट डिक्लेयर किया गया है डिविडेंड का, वो इंस्पेक्ट करेंगे हम लोग शेयर होल्डर्स की मिनट्स बुक से। एग्जामिन वेदर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेबल हैज़ बीन डिपॉजिट इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये भी एग्जामिन करेंगे हम लोग कि डिविडेंड जो पेबल है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में विद इन 5 days जब डिक्लेयर हुआ है डिविडेंड, उसके 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। फिर हम लोग चेक करेंगे, चेक द पर्टिकुलर्स ऑफ मेंबर एज आर एंटर इन द डिविडेंड लिस्ट बाय रेफरेंस टू द रजिस्टर ऑफ मेंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ मेंबर हम लोग चेक करेंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर में। फिर हम लोग चेक करेंगे द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड विद द डिविडेंड वारंट सरेंडर, अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड जो हुआ है वो डिविडेंड वारंट सरेंडर में चेक करेंगे। वेरीफाई वेदर डिविडेंड विच इज़ अनक्लेम और अनपेड विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन, वेरीफाई वेदर डिविडेंड विच इज़ अनक्लेम्ड और अनपेड within 30 days of declaration has been transferred to unpaid dividend account within 7 days from the date of expiry of 30 days, जो भी डिक्लेरेशन के बाद डिविडेंड को विद इन 5 days सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया गया और वो विद इन 30 days अनपेड और अनक्लेम्ड अगर रह गया है तो उसको विद इन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days ट्रांसफ़र किया गया है कि नहीं अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, उसको भी वेरीफाई करेंगे। फिर हम लोग लास्ट देखेंगे वेरीफाई वेदर अनपेड डिविडेंड अमाउंट विच रिमेन अनपेड फॉर अनक्लेम फॉर पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर इज ट्रांसफर टू IEPF अकाउंट, अगर वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अनक्लेम्ड रह गया है 7 years तक, तो उसको IEPF में ट्रांसफ़र किया गया है कि नहीं, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र किया गया है कि नहीं, इस चीज़ को भी वेरीफाई किया जाएगा। ये सब वेरिफिकेशन के भी स्टेप्स हैं। फिर हम लोग देखेंगे मिसलेनियस प्रोविज़न में, मिसलेनियस प्रोविज़न में क्या है, सेक्शन 126, सेक्शन 126 क्या है, राइट्स ऑफ डिविडेंड टू बी केप्ट इन एवियंस, where any instrument of transfer has been delivered to the company but transfer not yet registered, the company shall transfer the dividend in unpaid dividend account unless the
Registrar holder authorize the company to pay such dividend to transferee. Whereas section 127 penalty for failure to pay dividend within 30 days. अगर विदिन 30 डेज अगर पे नहीं किया डिविडेंड तो सिंपल इंटरेस्ट कंपनी पे लगेगा 18%। अगर 30 डेज़ के अंदर नहीं पे किया तो, और यहाँ पे कितना परसेंटेज था, यहाँ पे 12% था। अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र किया विदिन 7 डेज तो उसके लिए 12% था। लेकिन यहाँ पे है अगर 30 दिन के अंदर पे नहीं किया तो सिंपल इंटरेस्ट 18% है, और डायरेक्टर पे इम्प्रिजनमेंट 2 साल का और फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 1000 पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। फिर है रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड। रेगुलेशन 80 ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 कंपनी जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड बट इट शेल नॉट एक्सीड अमाउंट रिकमेंडेड बाय बोर्ड। कंपनी जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करेगा डिविडेंड, लेकिन इट शेल नॉट एक्सीड अमाउंट रिकमेंडेड बाय बोर्ड। जितना डिक्लेयर करेगा उससे ज़्यादा नहीं होगा। सेक्शन 127 डिविडेंड हैज़ टू बी पेड विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिविडेंड पे कर दिया जाएगा विदिन 30 डेज, जब से डिक्लेयर होगा विदिन 30 डेज पे कर दिया जाएगा। अगर पे नहीं किया जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा कंपनी पे 18%। डिविडेंड वंस डिक्लेयर बिकम अ डेब्ट अगेंस्ट द कंपनी। एक बार डिक्लेयर अगर डिविडेंड हो जाता है तो वो कंपनी के लिए डेट बन जाता है, उसको कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा। उसको रिवोक नहीं किया, कैन नॉट बी रिवोक एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशन। उसको दोबारा रिवोक नहीं कर सकते हैं एक कुछ सिचुएशन को छोड़ के। फाइनल डिविडेंड वंस डिक्लेयर इन द EGM कैन नॉट बी रिवोक बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Final dividend once declared in the EGM cannot be revoked by board of director. However, before declaration of dividend in the EGM, dividend recommended by board of director may be revoked for just and proper reason. अगर डिविडेंड रिकमेंड किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो उसको रिवोक किया जा सकता है। अगर रिकमेंड सिर्फ किया जा गया है तो, रिकमेंड अगर किया गया है तो रिवोक किया जा सकता है जस्ट एंड प्रॉपर रीज़न। लेकिन अगर वंस डिक्लेयर देन कैन नॉट बी रिवोक बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड। शेड्यूल 3 अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर द पीरियड and the related amount per share to be disclosed separately. It shall require separate disclosure of the area of fixed cumulative dividend on preference share. AS for contingency and event occurring after the balance sheet date. If an enterprise declare dividend to shareholder after the balance sheet date, the enterprise should not recognize those dividend as liability at the balance sheet date unless a statute required otherwise. Such dividends should be disclosed in the notes. इस चैप्टर होता है हमारा ऑडिट ऑफ डिविडेंड।